चलिए, तो ये हमारे पास लास्ट में हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था। अमोनियम सल्फेट इज़ अ सॉल्ट, इट इज़ यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था। इसमें चलिए इसको थोड़ा स्टार्ट से पढ़ लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि अमोनियम सल्फेट है विच इज़ अ सॉल्ट, इट इज़ यूज्ड एज फर्टिलाइज़र। स्टूडेंट प्रिपेयर सम अमोनियम सल्फेट क्रिस्टल्स बाय न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, क्या बना रहा है? अमोनियम सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाने। शी यूजेस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड एक्वस अमोनिया। सब्सटेंस कौन कौन से यूज़ किए? dilute sulfuric acid and aqueous ammonia. The diagram shows some of the apparatus the student can use. ठीक है, तो the student measures 25 cm cube of aqueous ammonia into the conical flask. फिर उसके बाद पूछा गया था कि the apparatus which we will use to measure 25 cm cube of aqueous ammonia, that would be pipette. ठीक है, लेटर बी और नेम पिपेट आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक हमने लास्ट टाइम बात की थी। और इसके बाद अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें द स्टूडेंट एड्स अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर टू द एक्वस अमोनिया इन द कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क में इसने अमोनिया ऐड किया है और उसमें फिर क्या ऐड किया है? मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अंटिल द इंडिकेटर चेंजेस कलर। ठीक है, तो कॉनिकल फ्लास्क में अमोनिया मौजूद है, उसमें इंडिकेटर ऐड किया है। ठीक है, इसमें इंडिकेटर ऐड किया है और फिर उसके बाद उसमें क्या ऐड कर रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं। तो रिकॉर्ड द वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एडेड। जो आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं उसका फिर उसने वॉल्यूम नोट किया है, कितना वॉल्यूम नोट। शी यूज द एपरेटस शोन इन द डायग्राम टू ऐड द सल्फ्यूरिक एसिड। नेम द पीस ऑफ दिस एपरेटस। हाँ जी, इसका नाम क्या है? ब्यूरेट। ठीक है, दूसरा जो एपरेटस है दैट इज ब्यूरेट। ये ब्यूरेट है। पिपेट पे कभी भी ग्रेडिंग्स नहीं होती बेटा, ये ध्यान रखें। ठीक है, दिस इज ब्यूरेट। अच्छा जी, नेक्स्ट है व्हाट इज द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इन एक्वस अमोनिया। एक्वस अमोनिया में इसका क्या कलर होगा? व्हाट वुड बी द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन एक्वस अमोनिया? येलो। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज जो है ये एसिड में रेड होता है या ऑरेंज होता है, बेस में येलो होता है। ठीक है, ये कलर्स जो हैं वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। फिनोफ्थलीन, ये दो इंडिकेटर्स के आप कलर याद रखें खासतौर पे। फिनोल्फिथलीन एसिड में और बेस में, और मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड होता है, बेस में येलो होता है। फिनोफ्थलीन एसिड में कलरलेस होता है, बेस में पिंक होता है। तो इन एक्वस अमोनिया इट वुड बी येलो एंड इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दिस इज रेड और ऑरेंज भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, रेड और ऑरेंज। अच्छा जी, नेक्स्ट है एट द एंड पॉइंट ऑफ दिस एट द एंड पॉइंट द स्टूडेंट रिकॉर्ड दैट 12.5 cm cube of 0.1 mole per dm cube sulfuric acid, 12.5 cm cube of 0.1 mole sulfuric acid has neutralized 25 cm cube of 0.1 mole per dm cube ammonia. अब देखें H2SO4 का वॉल्यूम की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1। और अमोनिया की कंसंट्रेशन कितनी है? अमोनिया की कंसंट्रेशन भी 0.1 है। दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। ठीक है, अब अगर आप देखें H2SO4 जो है ये डाइप्रोटिक एसिड है क्योंकि इसमें दो प्रोटॉन है। अमोनिया मोनो एसिडिक बेस है। तो 1 मोल यानी अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम है तो अगर आप यहाँ पे देखें हमने अमोनिया का डबल वॉल्यूम लिया है न्यूट्रलाइजेशन के लिए। अगर एसिड आप यूज़ कर रहे हैं, एसिड इज H2SO4, आपने यूज़ किया है 12.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अमोनिया कितना यूज़ करना पड़ रहा है? अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, अमोनिया उसका डबल यूज़ करना पड़ रहा है, 25 cm क्यूब। ठीक है, तो प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू प्रिपेयर अ प्योर सैंपल ऑफ अमोनिया। आपको वॉल्यूम कंसंट्रेशन दे दी गई है, अब आपने इसके क्रिस्टल्स बनाने हैं। उसके लिए आपने एक्सपेरिमेंट प्रिपेयर करना है। Plan an experiment to prepare a pure sample of ammonium sulfate crystals. You should use 0.1 mole per dm cube sulfuric acid, 0.1 mole per dm cube ammonia, and the
apparatus normally found in a chemical laboratory। ठीक है, दोनों का सेम वही सेम कंसंट्रेशन जो क्वेश्चन में गिवन है और आपने यूज कर लिया। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि हाउ वुड बी प्रिपेयर अ प्योर सैंपल ऑफ अमोनियम सल्फेट क्रिस्टल्स आपने बनाने। ठीक है, तो अब क्योंकि हमें ऑलरेडी वॉल्यूम मालूम है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे। अब देखिए कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सिंपल क्या किया, सबसे पहले तो हमने कह दिया कि दोनों का अमाउंट आपने लेना है। ठीक है, तो आपने सिंपल यहाँ पे टेक, या आप कह सकते हैं कि क्योंकि अब हमें टाइट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी दोनों का वॉल्यूम मालूम है कि एसिड हमें कितना लेना है 12.5 और अमोनिया कितना लेना है 25। तो वो जो टाइट्रेशन वाला स्टेप था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एक मिनट बेटा ज़रा होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, तो हमारे पास ऑलरेडी दोनों का वॉल्यूम आ चुका है। ठीक है, हमने अब जस्ट डायरेक्ट क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। ठीक है, आपने सिंपल मेजर करना है, मेजर 25 cm³ ऑफ, measure 25 cm³ of and measure cm³ of ammonia, aqueous ammonia through burette। ठीक है, आपने 25 cm³ of aqueous ammonia मेजर कर लिया एंड देन मेजर 12.5 cm³ of aqueous acid, sulfuric acid, H2SO4 through burette। ठीक है, आप मेजरिंग सिलेंडर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने कहा दी एपरेटस नॉर्मली फाउंड इन द केमिकल लेबोरेटरी, तो ड्यूरेट भी यूज़ हो सकता है और मेजरिंग सिलेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने दोनों मेजर कर लिया, उसके बाद सिंपली आपने क्या किया, मिक्स बोथ दी सॉल्यूशंस एंड स्टिर। ठीक है, अब यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ तक आपने एक्वस सॉल्ट बना लिया। ठीक है, हमें क्या बनाना है, हमने बनाना है अमोनियम सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाने। ठीक है, तो यहाँ तक आपने जो स्टेप किए हैं, यहाँ तक आपके जो स्टेप्स हुए हैं, इसमें आपने यानी हम ये कह सकते हैं कि ये एक्वस अमोनियम सल्फेट बन चुका है, NH4 बन चुका है। बट हमें यहाँ पे क्या बनाना है, हमें क्रिस्टल्स बनाने। तो अब आप सिंपल इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, हीट द सॉल्यूशन अप टू सैचुरेशन पॉइंट, हीट द सॉल्यूशन अप टू सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, सॉल्यूशन को आप हीट करेंगे अप टू सैचुरेशन पॉइंट एंड देन हीट द सॉल्यूशन अप टू सैचुरेशन पॉइंट एंड देन अलाउ down, wash and dry। ये आपके पास क्रिस्टल बन गए। इसमें हमेशा स्टार्टिंग आप ध्यान में रखेंगे, आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। अक्सर बच्चे इसमें स्टार्ट टाइट्रेशन से करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से कि ऑलरेडी आपके पास दोनों वॉल्यूम आ चुके हैं, तो टाइट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। टाइट्रेशन इसलिए करते हैं ताकि ये मालूम हो कि कितना वॉल्यूम लेना होगा एसिड का या बेस का। एक चीज़ का वॉल्यूम गिवन होता है, दूसरे का आपने फाइंड करना होता है बाय टाइट्रेशन। यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी दोनों का वॉल्यूम दे दिया है तो टाइट्रेशन की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट दोनों का वॉल्यूम मेजर करें, मिक्स करें और रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक बात, इसमें कोई क्वेश्चन? बेटा ये क्वेश्चन में मेंशन है ना, H2SO4 आपके पास कितना है 12.5 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्वेश्चन में मेंशन है। जो वॉल्यूम गिवन है हमने वही वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे ऐड किए। ठीक है जी, हाँ जी, आवाज क्लियर आ रही है?
क्लियर है और ये बात? ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है E150A, E150A and E155 are both brown food colorings। ठीक है, ये दो फूड कलरिंग्स हैं। कौन कौन सी? E150A एंड E155। ठीक है, ये दो फूड कलरिंग्स हैं और ये कह रहे हैं कि प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड वेदर द ब्राउन फूड कलरिंग्स इन अ सॉफ्ट ड्रिंक इज, यानी आपके पास कोई सॉफ्ट ड्रिंक है, so the brown food coloring in soft drink is E150A और E155। ठीक है, आपने कोई एक्सपेरिमेंट करना है और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपने ये डिटरमिन करना है कि आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक में जो ब्राउन फूड कलरिंग आ रही है दैट इज ड्यू टू E150A और E155, इन दोनों में से कौन सा है। द फूड कलरिंग्स आर बोथ सॉल्युबल इन वाटर, दोनों फूड कलरिंग्स जो हैं ये वाटर सॉल्युबल है। दैट मीन्स के चलिए वो आगे हम बात करते हैं, बट यहाँ तक हमें ये पता लग गया कि बोथ द फूड you are provided with solutions of E150A with E155 and the brown food coloring from the soft drink। ठीक है, आपके पास ये दोनों फूड कलरिंग्स हैं और इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक में जो ब्राउन फूड कलरिंग है वो भी मौजूद है। यू ऑल्सो हैव एक्सेस टू द apparatus normally found in the chemistry laboratory। You should draw a label diagram with your plan and include essential practical details। जी, कौन से एक्सपेरिमेंट के थ्रू सॉल्व करेंगे इसको? जी बेटा, कौन सा एक्सपेरिमेंट होगा? क्रोमेटोग्राफी। ठीक है जी, क्रोमेटोग्राफी होगी। और क्रोमेटोग्राफी आप सिंपल यहाँ पे किस तरह से करेंगे, यानी हमने यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें आपने डायग्राम बनानी, यू शुड ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम विद योर प्लान इंक्लूडिंग एसेंशियल प्रैक्टिकल डिटेल्स। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब लेट्स से ये हमारे पास क्रोमेटोग्राफी पेपर है और इसमें आपने जो है वो एक पेंसिल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है जी, लेट्स से ये पेंसिल लाइन आ गई और इसके बाद इस पे आपके पास स्पॉट्स आ जाएंगे। अब कौन कौन से स्पॉट्स आएंगे, क्योंकि हमारे पास 3 डिफरेंट सब्सटेंस हैं। ठीक है, एक तो आपके पास ये दो, मतलब जिनको आपने टेस्ट करना है कि इनमें से कोई मौजूद E150A का सैंपल है, E155 का सैंपल है और इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक का सैंपल है जिसमें फूड कलरिंग हमने फाइंड आउट करनी है। तो मतलब टोटल कितने स्पॉट्स आ जाएंगे? ये सॉफ्ट ड्रिंक का, लेट्स से ये सॉफ्ट ड्रिंक का स्पॉट आ गया, ये E155 का स्पॉट आ गया और ये दूसरा जो भी है, ठीक है, दैट इज E150A एंड E155। तो ये आपने 3 स्पॉट्स जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दिए। ठीक है, उसके बाद इसको आपने डिप करना है किसमें? बीकर में। तो लेट से हमने कहा कि ये हमारे पास बीकर है। ठीक है, इसे हमने डिप कर लिया, ये बीकर में हमने इसको डिप कर लिया और बीकर में क्या मौजूद होगा? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या लेंगे आप यहाँ पे? सॉल्वेंट कौन सा लेना होगा? सॉल्वेंट विल बी टेक वाटर, बिकॉज उन्होंने क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है कि बोथ दी फूड सैंपल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे वाटर एज अ सॉल्वेंट ले लेना है और वाटर का लेवल जो है इट मस्ट बी बिलो बेस लाइन। तो ये लेट से आपने वाटर ले लिया। ठीक है, ये हमने वाटर ले लिया और उसके बाद यहाँ पे आपने सॉल्वेंट फ्रंट ड्रॉ कर दें। तो लेट से हम सॉल्वेंट फ्रंट ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज अ सॉल्वेंट फ्रंट। ठीक है, ये सॉल्वेंट फ्रंट आ गया और यहाँ तक तो आपके पास ये डायग्राम होगी। ठीक, और जो आपके सैंपल्स हैं ये भी ट्रैवल करेंगे। अच्छा, अब इसको हम पहले तो मेंशन लेबल कर देते हैं कि दिस इज आवर बेस लाइन। ठीक है, ये बेस लाइन आ गई। उसके बाद ये
सैंपल स्पॉट, या आप कह लें कि जो सॉफ्ट ड्रिंक है, एंड दिस इज E155, E150A, जो भी नाम है, ठीक है। सॉल्वेंट फ्रंट एंड बेटर इसके आप इसको यहाँ से कवर कर दें। ठीक है, ये हमने लेड के साथ इसको कवर कर दिया। तो ये आपके पास सिंपल डायग्राम बन गई, एंड दिस इज सॉल्वेंट। ठीक है, ये सॉल्वेंट है। 1 मिनट बेटा जरा होल्ड कीजिए। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब ये तो आपने डायग्राम ड्रॉ कर ली, अब इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, आपने इसको सिंपल एक्सप्लेन किया सारे मेथड को कि ड्रॉ अ बेसलाइन, ये इसको पहले हम एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि हमारे पास मेथड यहाँ पे इन्होंने पूछा है, तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि वी आर प्रोवाइडेड विद दिस। अच्छा, अब इन्होंने हमसे क्या कहा है कि क्या करना है हमने? प्लान एन इन्वेस्टिगेशन टू फेदर वाइट टू फाइंड वेदर द ब्राउन फूड कलरिंग इज अ सॉफ्ट ड्रिंक और दिस द फूड। तो आप सिंपली ये कह सकते हैं यहाँ पे कि दी सब्सटेंस present in soft drink can be determined through chromatography। ठीक है जी, कैन बी डिटर्मिन्ड थ्रू क्रोमेटोग्राफी। और फिर क्रोमेटोग्राफी के आपने प्रोसेस को एक्सप्लेन कर देना है कि सिंपल आपने क्या किया कि टेक अ क्रोमेटोग्राफी पेपर, draw baseline with pencil, draw baseline with pencil above few centimeters on paper। ठीक है, ये हो गया। देन फिर उसके बाद प्लेस स्पॉट्स of sample and both food colorings on the baseline and let it dry। ठीक है, इसको आपने ड्राई होने दिया। देन फिर उसके बाद place it in a beaker, which has water present as solvent। The solvent level must be below baseline। ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद let the solvent run up to the solvent front, ठीक है जी।
ये हो जाएगा। और फिर लास्ट में आपने ये बताना है कि हाउ वुड बी आइडेंटिफाई कि E150 प्रेजेंट है और E155। तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं कि कंपेयर द पोजीशन ऑफ स्पॉट्स, कंपेयर द पोजीशन ऑफ स्पॉट्स and the one which matches with the sample is present in sample, is present in sample। ठीक है, ये मेरी राइटिंग थोड़ी सी, कुछ मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, अदरवाइज ये इसी में आराम से कवर हो जाता है। ठीक है, तो अच्छा, इसके अलावा आप, मैंने यहाँ पे कंपेयर किया, आप आरएफ के थ्रू भी डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया बेटा? ये क्लियर है? ये इसमें कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, सबको क्लियर है? ठीक है, तो ये मतलब इसकी डिटेल्स देखें। ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है क्रोमेटोग्राफी, इसको आपको लिख के जाना पड़ेगा, पहले से इसकी लिखने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि एटीपी में इसके आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है ना, तो इसकी लिखने की प्रैक्टिस करें। कुछ भी सैंपल आ सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको मेन पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए, तो आप जो मेन पॉइंट्स हैं उनके लिखने की प्रैक्टिस करें। बाकी स्टार्टिंग में कुछ भी सैंपल हो सकता है, उसके हिसाब से आपने उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये क्रोमेटोग्राफी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एटीपी, इसलिए इसकी काफ़ी प्रैक्टिस करके जाइएगा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, salts can be prepared in the laboratory in various ways। ठीक है, ये सॉल्ट प्रिपरेशन का क्वेश्चन है। salts can be prepared in the laboratory in various ways, describe a suitable method to prepare a pure dry sample of each of the named salts। ठीक है, कौन कौन से सॉल्ट हैं वो नीचे मेंशन है, हमें suitable method ड्राइव करना है to prepare a pure dry sample of each of the named salts। In your description you should include the name of any technique, apparatus and chemicals used, for example copper 2 sulfate। तो copper 2 sulfate the method should use the reaction between an insoluble compound। अब देखें, उन्होंने पहले बता दिया, insoluble compound and a dilute acid। जी, तो कौन सा insoluble compound लेंगे और acid कौन सा लेंगे? जी, which insoluble compound and which dilute acid? Copper hydroxide and sulfuric acid, or we can take copper oxide and sulfuric acid। आप कॉपर के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो वी हैव टू टेक, लेट्स से वी टेक कॉपर 2 ऑक्साइड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है जी, अब कॉपर 2 ऑक्साइड, अब सिंपल मेथड क्या हो जाएगा कि टेक एक्सेस या dissolve excess copper oxide in H2SO4 until it stops dissolving। ठीक है, once it stops dissolving then फिर आप फिल्टर करके सेपरेट करेंगे, फिल्टर टू रिमूव द एक्सेस, filter to remove the excess copper oxide, and then ये आपके पास जो अब जो सोल्यूशन रह गया, जो फिल्ट्रेट है, दैट इज सॉल्ट। हीट द फिल्ट्रेट, क्योंकि हमें क्रिस्टल्स बनाने हैं, तो हीट द फिल्ट्रेट अप टू सैचुरेशन पॉइंट, और आप सिंपल कह देंगे अप टू द पॉइंट वेयर सम ऑफ द वाटर इवेपोरेट्स। सो हीट द फिल्ट्रेट अप टू सैचुरेशन पॉइंट। Once it reaches saturation point, allow it to cool down, wash, filter the solution to collect the crystals, wash and dry। कॉपर 2 सल्फेट की प्रिपरेशन सिंपल, हम पहले ही बहुत बात कर चुके हैं इसकी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है सिल्वर क्लोराइड। दिस मेथड शुड यूज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जी, सिल्वर क्लोराइड के लिए
कौन से सब्सटेंस लेंगे जी, which substance should we take to prepare silver chloride? Silver nitrate and sodium chloride. सिल्वर नाइट्रेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक है. We can take silver nitrate. We need just 2 soluble substances. 2 soluble compound चाहिए, one of which have silver and the other one has Cl. ठीक है, तो आपको सिल्वर क्लोराइड बनाना है, which is a insoluble salt. Insoluble salt. So आपने एक ले लिया सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl भी लिया जा सकता है, HCl भी लिया जा सकता है. लेट से हमने ले लिया सोडियम क्लोराइड. ठीक है जी, तो सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड. अब मेथड इसमें आप कौन सा यूज करेंगे? ठीक है जी, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड. अच्छा, 1 मिनट बेटा जरा होल्ड करें. तो सेंटर तो वैसे ही ऑफिशियली बंद हो गए, अब कल से तो वैसे ही कोई सेंटर नहीं होगा. बायो वाली लग रही है, वो गलत कर रही है. कितने बजे क्लास होती है? टाइम सेटअप में नहीं होगा, टाइम का मसला है. 2 to 3 आपकी क्लास है ना, तो सर खाली की अफ्तार के बाद रख दूं? अफ्तार के बाद सही, अफ्तार के बाद सही. कितने बजे? 7:30 से 8:30. सर 11 बजे वाली करते थे, वो भी तो सही है. 11 से 12 कर दूं? जो आप करते थे ना, वो भी सही है. सही है. तो चलें, आज तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, कल से 11 से 12 कर दूँ. ठीक है, ऑनलाइन. ठीक है, ये मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, उसमें देख लीजिएगा. सही है. अच्छा जी, तो सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड. ठीक है, ये आपके पास 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं. इन दोनों को जस्ट सिंपल मिक्स करना है, क्योंकि ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, तो ये तो सिंपल मेथड है कि मिक्स बोथ सॉल्ट्स. ठीक है, दोनों को आपने मिक्स कर दिया. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फिल्टर, क्योंकि पीपीटीज बनेंगे, तो फिल्टर टू कलेक्ट पीपीटीज, वॉश एंड ड्राई. ठीक है जी. हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई इशू क्लियर है? यहाँ तक ठीक है जी. नेक्स्ट मेथड है, अच्छा अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन. Bromine, chlorine, fluorine and iodine are elements in group 7 of the periodic table. Group 7 elements react with compounds of group 7 elements. Group 7 elements reacts with compound of group 7 elements in aqueous solution in displacement reactions. ठीक है, आप मतलब सिंपल हम ये कह रहे हैं कि ग्रुप 7 का कोई भी एलिमेंट ग्रुप 7 के किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है. ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस आपने पढ़े हुए हैं. एलिमेंट्स इन aqueous solution in displacement reaction. More reactive element displaces less reactive element from their compound. ठीक है, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा. तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद फ्लोरीन. फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, इट डिस्प्लेसेस आयोडीन, वी गेट पोटेशियम फ्लोराइड एंड आयोडीन. You have access to colorless aqueous solutions of potassium bromide (KBr), potassium chloride (KCl) and potassium iodide (Ki). ये 3 solutions हैं. An aqueous solution of bromine, chlorine and iodine. So the apparatus normally found in a school laboratory. No other chemicals are available. Plan experiment using these solutions to show that, अब क्या शो करना है आपने कि chlorine is more reactive than bromine and iodine, and bromine is more reactive than iodine. Your plan must include what you need to do, the observations you expect, an explanation of how these observations show the order of reactivity of bromine, chlorine and iodine. तो फ्लोरीन तो इन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है. हमने ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन को, तो हमारे पास इन तीनों के सोल्यूशन हैं Br2
Cl2I2, इसके अलावा KBr है, KCl है और Ki। अब मुझे पता है कि इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, क्लोरीन होगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट पहले क्लोरीन को रिएक्ट कर लेते हैं विद पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, आपने डायरेक्ट क्लोरीन को रिएक्ट किया विद पोटेशियम ब्रोमाइड एंड आपको मालूम है कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, इट विल डिस्प्लेस ब्रोमीन टू गिव KCl प्लस Br2। ठीक है, तो आपने सिंपल यहाँ पे कह दिया कि क्लोरीन गैस विल पास थ्रू दी एक, तो हमने सिंपल यहाँ पे बात स्टार्ट कर दी। हमारे पास जो सब्सटेंस मौजूद है उनके हिसाब से हम देख लेते हैं एक्वस सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशंस हैं, तो आपने सिंपल यहीं से बात स्टार्ट की कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन will be added in aqueous solution of potassium bromide। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन अब यहाँ पे आएगी क्या, यानी पहली चीज तो आपने बता दी व्हाट यू नीड टू डू, आपने इन दोनों को ऐड किया। व्हाट ऑब्जर्वेशन, जब क्लोरीन डिस्प्लेस करेगा Br को तो आपके पास सिंपल Br बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है कि Br एक्वस ब्रोमीन ये ऑरेंज कलर का सोल्यूशन होता है, तो द सोल्यूशन टर्न्स ऑरेंज। ठीक है, सो दैट मीन्स chlorine has displaced Br, means chlorine is more reactive than Br। फिर इसी तरीके से आप, अब क्योंकि Cl और Br का तो डिसाइड हो गया, अब अगला आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ब्रोमीन को रिएक्ट करें। Br2 रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड और हमें मालूम है Br मोर रिएक्टिव है, तो दिस विल रिप्लेस एंड वी गेट KBr प्लस I2। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये I2 जो है ये सॉलिड फॉर्म में होगा, तो दिस गिव्स ग्रे सॉलिड कहते हैं आप और ब्लैक सॉलिड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल अपीयरेंस आ जाएगी। तो वही सेम चीज़ें जैसे आपने ऊपर लिखी है वही यहाँ पे भी लिख देंगे नीचे। क्लियर है ये बात? हाँ जी, ये क्वेश्चन क्लियर है? जी बेटा, बाकी सबको भी क्लियर है? हाँ जी, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, चलें, तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, leaf of plants contain a number of different colored pigments. Four students want to extract and analyze some of these colored pigments. The leaves are chopped up and ground using a mortar and pestle and then mixed with ethanol। यानी कह रहे हैं कि लीव्स में डिफरेंट कलर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। These color pigments are present in leaves। ठीक है, तो अब 4 students want to extract and analyze some of these colored pigments। अब कैसे करेंगे, इसके लिए इन्होंने क्या किया, लीव्स आर चॉप्ड अप एंड ग्राउंड यूजिंग अ मॉर्टर एंड पैसल एंड देन मिक्स्ड विद इथेनॉल। तो ये मॉर्टर एंड पैसल है। ठीक है, जस्ट सिंपल आपने इनको चॉप करने के लिए ये मॉर्टर और पैसल जो है वो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो लीव्स को चॉप्ड अप किया गया, बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल साइज कर दिया गया। तो द पिगमेंट्स आर सेपरेटेड यूजिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। सजेस्ट अ रीजन फॉर कटिंग एंड ग्राइंडिंग द लीव्स। जी, व्हाई वी आर यूजिंग पैसल एंड मॉर्टर, व्हाई वी आर कटिंग देम, ग्राइंडिंग देम, रीजन क्या है? रिलीजिंग द पिगमेंट, पिगमेंट को रिलीज, क्योंकि लीव्स में है तो जब आप लीव्स को क्रश करेंगे तो उसमें जो पिगमेंट है बिल्कुल सही है, इट रिलीजेस द कलर। ठीक है, उसको डिसॉल्व करना भी आसान हो जाएगा। सो टू क्रश द लीव्स सो दैट इट एक्सट्रैक्ट, सो दैट द एक्सट्रैक्शन ऑफ पिगमेंट कुड बी इजियर। ठीक है, तो पिगमेंट एक्सट्रैक्शन जो है वो इजियर हो जाएगी। सो हम सिंपल कह सकते हैं कि लीव्स आर क्रश्ड so that extraction of
four students do the paper chromatograph shown. Paper chromatography separation. The diagram shows four sets of apparatus used by the students. Three of the students make mistakes in setting up the apparatus. Which diagram A, B, C और D shows the correct setup of the apparatus? तो अगर हम A में देखें तो A में सॉल्वेंट का लेवल बेसलाइन से ऊपर है तो ऑब्वियसली A नहीं हो सकता. B में बेसलाइन आपके पास अप है लेकिन जी B करेक्ट है या रॉन्ग है? और अगर रॉन्ग है तो क्या गलती है इसमें? B में क्या गलती है? व्हाट इज द मिस्टेक इन B? जी B में मिस्टेक क्या है? बेसलाइन ड्रॉन एंड इंक. बेसलाइन ड्रॉन एंड इंक. ठीक है जी. तो ये एक गलती यहाँ पे हो सकती है. ठीक है बिल्कुल. तो इसका मतलब B भी रॉन्ग है. B भी नहीं हो सकता. ठीक है जी. उसके बाद C, baseline drawn in pencil, solvent level is above, solvent level depth of ethanol is above the baseline. तो अगेन ये भी नहीं हो सकता. और अगर हम D में देखें तो D में baseline drawn in pencil, spots of pigment, depth of ethanol is below baseline, we have a lid as well placed, chromatography paper, so everything is correct. So D जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है जी. D करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. सही है. So which diagram A, B, C or D shows the correct setup of the apparatus? So D shows the correct setup. Describe two mistakes made by the students shown in the diagrams. Explain why each mistake will prevent the chromatography from working correctly. तो mistake one let's say आपने कह दिया कि the solvent level above baseline. ठीक है. अब why each mistake will prevent the chromatography from working correctly? आप सिंपल कह सकते हैं the sample will get dissolved in solvent and nothing remains on paper. ठीक है. तो पेपर पे सैंपल रहेगा ही नहीं, वो सारा का सारा डिजॉल्व हो जाएगा. तो क्रोमेटोग्राफी का जो मेन पर्पस है वही फेल हो जाएगा. ठीक है. मैंने यहीं पे एक्सप्लेनेशन दे दी. खैर एक्सप्लेनेशन की अलग से जगह थी तो आप यहाँ पे लिख देंगे. ठीक है. बेसलाइन ये एक्सप्लेनेशन आ गई. दिस इज एक्सप्लेनेशन. ये आपने नेक्स्ट उसमें लिख देंगे. मिस्टेक टू क्या है? मिस्टेक टू आप कह सकते हैं कि बेसलाइन ड्रॉन विद द इंक. बेसलाइन ड्रॉन विद द इंक. drawn with ink. ठीक है. baseline draw तो it dissolves in the solvent. ठीक है. इसके अलावा आप तीसरा एक और भी पॉइंट लिख सकते हैं. जैसे आप यहाँ पे देखें कुछ में लेड नहीं है तो एज इथेनॉल हम यूज कर रहे हैं. इथेनॉल ये वॉलेटाइल सब्सटेंस है तो इट एस्केप्स. तो लेड का होना भी लाजमी है. दिस मस्ट बी कवर्ड विद अ लेड. ठीक है जी. क्लियर है यहां तक बात? ठीक है. नेक्स्ट फिर आ जाते हैं. क्रोमेटोग्राफी ऑफन यूज वाटर इन द बीकर. सजेस्ट व्हाई इथेनॉल इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ वाटर इन दिस एक्सपेरिमेंट. वैसे आमतौर पे पानी यूज करते हैं, यहाँ पे पानी यूज नहीं कर रहे. रीजन क्यों नहीं यूज कर रहे होंगे? हाँ जी. why we are not using the substance is not water soluble. ठीक है. तो solubility मेजर फैक्टर है. तो हम ये कह सकते हैं कि क्यों नहीं यूज कर रहे होंगे? बिकॉज the sample is not soluble in water. पानी में डिसॉल्व नहीं होगा इसी वजह से. what property of ethanol make it hazardous to use in the laboratory? what safety precaution need to be taken to avoid this hazard? प्रॉपर्टी है जो इसको नुकसानदेह साबित कर सकती है? स्किन इरिटेंट, हैजार्डस, फ्लेमेबल. मेजर जो आप कह सकते हैं कि इट इज अ फ्लेमेबल कंबस्टिबल सब्सटेंस है ना. तो मेनली हम कह सकते हैं कि इथेनॉल की मेजर प्रॉपर्टी इट इज अ फ्लेमेबल सब्सटेंस, कंबस्टिबल सब्सटेंस. सो इट इज फ्लेमेबल. तो प्रिकॉशन क्या लेंगे आप? नो बर्नर near to the experiment, near
बर्नर प्लेस्ड नियर सेटअप, अदरवाइज काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। अच्छा जी, द डायग्राम शोज द रिजल्ट्स ऑफ 3 नोन पिगमेंट्स W, X एंड Y एंड पिगमेंट्स फ्रॉम 3 प्लांट्स। ठीक है, तो आपके पास शोज द रिजल्ट्स ऑफ 3 नोन पिगमेंट्स, ये 3 नोन पिगमेंट्स आ गए W, X एंड Y, और ये आपके पास 3 प्लांट्स आ गए, कैबेज, ग्रास एंड स्पिनच। ठीक है, तो पिगमेंट्स फ्रॉम 3 प्लांट्स। हाउ मेनी पिगमेंट्स आर देयर इन ग्रास? एक्सप्लेन योर आंसर। हाँ जी, ग्रास में कितने पिगमेंट्स हैं? हाउ मेनी पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन ग्रास? ऑल 3। ठीक है, अगर हम देखें तो हाइट मैच कर रही है ग्रास भी W के साथ भी, सॉरी X के साथ, ये X के साथ मैच कर रही है, ये W के साथ मैच कर रही है, और ये Y के साथ मैच कर रही है। इन ग्रास ऑल द 3 पिगमेंट्स आर प्रेजेंट, ऑल 3, बिकॉज द हाइट मैचेस विद ऑल 3। ठीक है, एक्सप्लेन द हाइट मैचेस with all 3. Which pigment is in all of the plants? कौन सा ऐसा पिगमेंट है जो तीनों प्लांट्स में मौजूद है? सिंपल आंसर है, which pigment is present? Yes, X is present in all of the plants. ठीक है, X जो है ये सब में मौजूद है। अगर आप देखें तो X कैबेज में भी है, X ग्रास में भी है, X स्पिनच में भी है। ठीक है, तो which pigment is present? X. Calculate the RF value for pigment W. W की हमने RF वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो RF वैल्यू के लिए हम सिंपल यहाँ पे सेट से, ये हमारे पास रूलर आ गया, मैं इसको सेट कर लेते हैं, जस्ट रफ सी वैल्यू मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ। ठीक है, तो लेट सपोज इसको मैंने नाम दे दिया, ये 1 है। ठीक है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया इसको 1, ये 2, और फिर उसके बाद ये 3, एंड दिस इज 4, 4.1, 1 2 सॉरी 1 2 3 3.1। ठीक है, तो ये 3.1 सॉल्वेंट फ्रंट 3.1 सेंटीमीटर लेट से, और ऐसे ही अब अगर हम देखें जो W ने ट्रेवल किया है दैट इज 1, और अगर आप देखें तो ये, अच्छा देखें हमने इसका हाफ लेना है। ठीक है, हाफ, तो हाफ कहाँ पे आ रहा है? 1.9, ये समझ में आ रहा है बेटा सबको? जी, ये क्लियर हो रहा है किस तरह से हम ले रहे हैं? बाकी सबको भी क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो आपके पास ये 3.1 मैंने, ये आ गया सॉल्वेंट फ्रंट। ठीक है, दिस इज सॉल्वेंट फ्रंट, और 1.9 ये आ गई आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल बाय W। तो RF वैल्यू कैसे निकलेगी? RF वैल्यू इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्पॉट दैट इज 1.9 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट दैट इज 3.1। तो क्या आंसर आ रहा है? 1.9 डिवाइडेड बाय 3.1, 1.9 डिवाइडेड बाय 3.1, क्या आंसर आ रहा है? 1.9 डिवाइडेड बाय 3.1, तो 0.61। ठीक है जी, बिल्कुल, तो ये 0.61। ठीक है, तो हमने सिंपल कह दिया कि डिस्टेंस, क्योंकि 2 मार्क्स हैं तो आप इसको एक्सप्लेन कर दें पूरा। ठीक है, आपने सिंपल ले लिया डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्पॉट, RF इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्पॉट, और W डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट, so that is equals to 1.9 divided by 3.1, 0.61। क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट था तो आप 0.6 भी लिख दें, बट चलेंगे। विच ऑफ द प्लांट कंटेन पिगमेंट W? जी, विच ऑफ द प्लांट कंटेन पिगमेंट W? आपको पिगमेंट W मिल रहा है, और स्पिनच में भी, तो ग्रास एंड स्पिनच। ठीक
ठीक है जी। तो चलें आज हम इसको यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। कल इंशाल्लाह ताला हम इसको आगे और प्रैक्टिस करेंगे। कल